अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो इज़ अनदर स्टोरी टाइम, लेकिन आज की वीडियो में कोई मजाक वगैरह नहीं होने वाला। और दूसरा डिस्क्लेमर ये है कि अगर आप एक कमज़ोर दिल के इंसान हैं और आपको बैठे बैठे ये वहम होने लगता है कि आपके बेड के नीचे कोई बूढ़ी औरत सफ़ेद लिबास में अपने पंजों के बल बैठी हुई है और किसी भी वक्त हाथ निकाल कर आपको छू सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए हरगिज़ नहीं है। प्लीज़ स्किप दिस वीडियो, हम अगली वीडियो में बात करते हैं। ये मेरे मामू के साथ पेश आने वाला वाक़या है जो तकरीबन आज से 35 साल पहले पेश आया था, लेकिन स्टोरी इंतहाई खौफनाक है। लेकिन ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इन वाक़यात के बारे में और इन चीज़ों के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे साथ डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं। तो पहले मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। वो वाक़या इस तरह था कि मैं जब 4 साल का था तो मेरी नानी अम्मा की डेथ हो गई थी। तो ये प्रॉब्ली तब का वाक़या जब मैं 3 साढ़े 3 साल का हूँगा, क्योंकि तब मेरी नानी अम्मा हयात थी, लेकिन वो उस टाइम पर बीमार रहती थी। तो हम उनके घर गए हुए थे, तो वो अपने बिस्तर पर थी और मैं पास ज़मीन पर खेल रहा था। तो अचानक लकड़ी का दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर आई। चीज़ कह लें या औरत कह लें, और वो सीढ़ियाँ चढ़ कर गई। मैं आपको बाद में उसके चलने का अंदाज़ बताता हूँ। तो वो चीज़ मैंने और मेरी नानी अम्मा के अलावा किसी ने नहीं देखी। सारे पास बैठे हुए थे। नानी अम्मा ने कहा भी कि वो देखो कोई जा रहा है ऊपर, तो सबने देखा, किसी को नज़र नहीं आया। लेकिन तसल्ली के लिए उन्होंने कॉलोनी के गार्ड को बुलाया और ऊपर वाला पोर्शन और ऊपर छत चेक करवाई कि देखें हमारे घर कोई आया है। तो गार्ड ने चेक किया और गार्ड ने कहा कि यहाँ पर कोई नहीं है। तो सबको यही लगा कि ये नानी अम्मा का वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उस औरत को देखा था, लेकिन ऑब्वियसली मैं 3 साल का था, तो मैं किसी को बताया भी नहीं, और बताता भी तो शायद वो यकीन न करे। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे वो वाक़या याद था, लेकिन मुझे ये होता था कि यार किसी को इतने छोटे होते, यानी 2-3 साल जब आपकी उम्र हो, तो आपको इतने छोटे होते का वाक़या कैसे याद हो सकता है। तो मुझे लगता था यार मेरा वहम है, ऐसा कोई वाक़या सीरियस एग्जिस्ट ही नहीं करता, या कोई मैंने ड्रीम देखा होगा और मुझे लगा होगा कि ये बचपन का कोई वाक़या है, तो मैं उस वाक़े को इस तरह से देखता। लेकिन वो वाक़या किसी ड्रीम से कहीं ज़्यादा अभी तक मेरे माइंड में क्लियर है। मुझे उस औरत की शक्ल भी याद है। लेकिन फिर एक दिन मैंने अपनी मामा से वाक़या डिस्कस किया कि क्या ऐसा हुआ था कि नानी अम्मा ने कोई चीज़ देखी थी और फिर कॉलोनी के गार्ड को बुलाकर अपने घर की तलाशी दी थी। तो उन्हें हैरानगी हुई, क्योंकि जो उस औरत का हुलिया मैंने बड़े होकर बताया, उस टाइम पर नानी अम्मा ने वही सेम हुलिया बताया था। मुझे आज तक याद है कि उसके छोटे छोटे बाल थे और शक्ल औरतों वाली थी और लिबास भी औरतों वाला था। पीले कलर के उसने कपड़े पहने हुए थे और वो सीधा चल कर नहीं जा रही थी, यानी अपने कदमों पे चल कर नहीं जा रही थी। वो सीढ़ियाँ एक किसी जानवर की तरह, यानी अपने पाँव और बाजू दोनों इस्तेमाल करती हुई जा रही थी। और मुझे आज तक उसकी वो लुक याद है जो सीढ़ियों में रुककर उसने हमें करवाई थी, ऐसे मुड़कर। तो जब मैंने ये वाक़या सुनाया कि मुझे बिल्कुल क्लियर इस तरह याद है, तब उन्हें ये यकीन आया कि नानी अम्मा उस टाइम पर सच कह रही थी। और अभी भी मुझे वो चेहरा याद आता है उस औरत का, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपको वाक़या सुनाया उसके इतने ऐनी शाहिदी नहीं, लेकिन जो अब मैं आपको वाक़या सुनाने जा रहा हूँ इसके मेरे सारे ख़ानदान वाले ऐनी शाहिद हैं। मुझे फील हो रहा है अभी कि दरवाज़ा हिला है। अच्छा, ये वाक़या कुछ इस तरह से कि मेरे नाना अबू और उनके भाई एक साथ ही रहते थे। क्यों हंसी आ रही है? अच्छा, वाक़या कुछ इस तरह से कि मेरे नाना अबू और उनके भाई एक साथ ही रहते थे। तो फैसलाबाद में उनका हवेली टाइप बड़ा सा घर था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि घर के सारे मर्द काम पर गए हुए थे और सिर्फ औरतें सेन में बैठी हुई थी, और तब दरवाजे बंद करने का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं होता था। तो एक औरत बगैर पूछे अंदर आ गई, सेन में बैठ गई और उसने पानी मंगवाया। पानी पीने के बाद उसने कहा कि मैं आपको एक जादू करके दिखाती हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपको जादू करके दिखाती हूँ। तो उस ज़माने में लोग इस तरह के करतब दिखाते होते थे। तो उसने नमक मंगवाया और उसने नमक को मुट्ठी में बंद किया, और जब उसने मुट्ठी खोली तो वो आटा बन चुका था या गायब हो चुका था। इस तरह का उसने कोई करतब दिखाया। तो सब ने सोचा कि ये करतब जो दिखा रही है वो देख लेते हैं, उसके बाद 8 आने या 1 रुपया जो उस ज़माने में मुआवजा चलता होता था इसका, वो अदा कर देंगे। तो उसने 2-3 इस तरह के करतब दिखाए। उसके बाद उसने आटा ज़मीन से उठाकर मुट्ठी में लिया और इस तरह ज़मीन पर फेंकना शुरू कर दिया। वो आटा निकलता जा रहा है और ख़त्म नहीं हो रहा, यहाँ तक कि ज़मीन पर कोई आधा किलो यानी काफ़ी ज़्यादा आटा, उससे कहीं ज़्यादा जितना एक मुट्ठी में जमा हो सकता है, वो ज़मीन पर जमा हो गया। अब सबको अंदाज़ा हो रहा था कि हाथ की सफाई नहीं है, या अगर हाथ की सफाई है भी तो ये कोई ऐसी चीज़ है जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखी हुई थी।
अच्छा, उसने 2-3 इस तरह के करतब दिखाए जो काफ़ी हैरत अंगेज़ थे और उसके बाद उसने कहा कि मुझे 100 रुपया दो, मैंने फ़लाँ जगह जाकर मज़ार पर देख चढ़ानी है। 35 साल पहले 100 रुपया बहुत ज़्यादा होता था, तो ऑब्वियसली उन्होंने 100 रुपया देने से मना किया, तो औरत गुस्से में आ गई और सारे कहते हैं कि गुस्से में उसके चेहरे का रंग बिल्कुल तब्दील हो गया। औरतें पहले ही वो कि जादू वगैरह जो भी वो कर रही थी उससे खौफज़दा हो गई थी। उन्होंने कहा कि इसको 100 रुपया देकर हम जान छुड़ाते हैं। वो 100 रुपया देने लगे। इतनी देर में मामू अंदर सोए हुए थे, वो उठकर बाहर, उन्होंने देखा कि 100 रुपया देने, उन्होंने कहा कि आप लोगों का दिमाग ख़राब है, कोई करतब दिखाने वालों को भी 100 रुपया देता है। तो उनकी औरत से भी बहस होगी। उन्होंने कहा कि अगर आपने 1-2 रुपये लेने हैं तो लो, नहीं तो बीबी जाकर अपना काम करो। अब उससे काफ़ी ज़्यादा सख्त लहजे में तल्ख कलामी हुई। तो कहते हैं कि वो औरत उठी, 2-4 कदम चली और जब वो वापस मुड़ी तो उसकी ज़बान यहाँ तक बाहर आई हुई थी और काफ़ी लोगों ने ये सीन देखा और उसने घूर कर मामू को कहा पंजाबी ज़बान में कि होन तुम्हें को बच। मामू ने इस बात को भी सीरियस नहीं लिया क्योंकि जवान खून था। उन्होंने कहा कि जिनको ये करतब दिखाने आते हैं ना, आटे को नमक में तब्दील करना या आटे का ढेर लगाना, उन्हें ये हरकतें भी आती हैं कि ज़बान लंबी कर लेना। तो उन्होंने सबको कहा कि आप टेंशन न लो। खैर 2-4 घंटे बाद सारे इस बात को भूल गए या किसी के थोड़े जहन में भी थी, तो खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया। रात को जब सब सोने लगे तो मामू के जहन में पता नहीं कहाँ से ख्याल आया। उन्होंने कहा कि मैंने ऊपर जाकर गैलरी में सोना अकेले। मुझे लगता था कि लोगों को सिर्फ फिल्मों में ऐसी सिचुएशन में अकेले जगह जाने का शौक होता था, लेकिन रियल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। मामू ने बाद में बताया था कि उनका कोई ज़हन नहीं था ऐसा और पता नहीं उस दिन उनके दिमाग में ऐसा करने का ख्याल क्यों आया। खैर वो गैलरी कोई बंद नहीं पड़ी होती थी, वहाँ कभी कभी कोई जाकर सो जाता था। तो मामू रात को वहाँ जाकर सो गए। अब रात 3 बजे का टाइम था कि अचानक ऊंची ऊंची घर से चीखों की आवाज़ें आने लग गई। सारे उठ गए, लेकिन ये नहीं पता लग रहा था, घर काफ़ी बड़ा था, ये नहीं पता लग रहा था कि घर की किस तरफ से चीखों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि घर के चारों तरफ से चीखों की आवाज़ें आ रही है। सारे परेशान थे। अचानक ऐसा लगा कि कोई सीढ़ियों में आकर गिरा है और ऊंची ऊंची चीख रहा है। सीढ़ियों में गिरने की वजह से सबका ख्याल मामू की तरफ गया क्योंकि वही ऊपर जाकर गैलरी में सोए थे। सब दरवाज़ा खोल के सहन में आए तो मामू ज़मीन पर तकरीबन बेहोश हालत में पड़े हुए थे और जिन्होंने देखा वो कहते हैं कि उनके चेहरे की रंगत वही हो चुकी थी जैसी उस औरत की गुस्से में थी। अच्छा, मामू गैलरी से सहन में कैसे आए क्योंकि काफ़ी फासला था गैलरी से फिर सीढ़ियों का। तो ये बात अगले 3 महीने तक किसी को नहीं पता चली क्योंकि वह अगले 3 महीने तक उस औरत के कंट्रोल में थे, यानी उन पर साया था। अच्छा, जब वो 3 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो गए तो उन्होंने बताया कि मैं उस दिन सोया हुआ था तो मुझे ऐसा फील हुआ कि कैसे कोई मेरे ऊपर वज़न डाल रहा है, यानी मुझे मेरा सांस दबाने की कोशिश कर रहे। तो कहते मैंने घबरा कर आँखें खोली तो वही औरत मेरे सामने थी, उसका चेहरा तकरीबन तब्दील हो चुका था। कहते मैंने चीखें मारी है तो उसने कहका लगाया और मुझे छोड़ दिया। मैं कहते भाग कर सीढ़ियों की तरफ आया हूँ ताकि मैं नीचे जाऊँ। पीछे से एक हाथ ने मेरे कमर पर हाथ रखा और मुझे धक्का दिया और मैं मुंह के बल गिरता हुआ ज़मीन की तरफ आ गया हूँ। वो 3 महीने हमारी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल टाइम था क्योंकि 2 लोगों को उनके साथ रहना पड़ता था क्योंकि जब उन्हें दौरा पड़ता था वो किसी के काबू में नहीं आते थे और वो चीज़ें तोड़ते थे और इस तरह का जो हिसाब होता है। तो उन्हें रोज़ाना तांगे पर बिठाकर एक मस्जिद थी फैसलाबाद के अंदर ही, वहाँ पर ले जाया करते थे दम करवाने के लिए। तो जैसे ही वो मस्जिद की गली के अंदर तांगा दाखिल होता था वो तांगे से उतर के दौड़ लगा देते थे। अब कारी साहब ने जो मेरे मामू के दादाबू यानी मेरे परनानाबू थे उन्हें कहा कि आपने 40 दिन तक उसी गैलरी में बैठकर सूरत बकरा पढ़नी है। तो वो पढ़ा करते थे, वो काफ़ी नेक इंसान थे, तो उन्हें शुरू में बिल्कुल तंग नहीं किया उस औरत ने। तो एक दिन उन्हें दौरा पड़ा तो जो उनके दादाबू थे यानी मेरे परनानाबू, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में जिस तरह बंदा जिच्चो के नहीं कह देता कि मर जानी है, उन्होंने पंजाबी में कहा कि मर जानी है हुन मगरू ले भी जा। पढ़ाना वो कहता है कि उस दिन मैं जब सूरत बकरा पढ़ा तो उधर बैठकर मेरे ऊपर उसी तरह वज़न पड़ना शुरू हो गया, लेकिन मैं कुरान मजीद पढ़ता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता वो वज़न मेरे ऊपर से हटता गया। अब वो 3 महीने में सिर्फ एक ही बात करते थे कि मैंने जंग जाना है। वो औरत कहीं पीछे से जंगी थी तो ये 3 महीने सिर्फ एक ही बात करते थे कि मुझे जंग लेकर जाओ। तो उन्हें जब कारी साहब के पास भी लेकर जाना होता था तो यही बहाना लगा कर लेकर जाते थे कि चलो जंग चलते हैं और उन्हें ये कहकर तांगे पर उठा लेते। तो जैसे ही तांगा और कारी साहब की मस्जिद की गली की तरफ मुड़ता था तो वो उतर के दौड़ लगा देते थे। अच्छा, जब वो ठीक हुए तो उन्होंने बताया था कि उन 3 महीनों में उनके कान में आवाज़ें आती थी कि तुम जंग आ जाओ, जंग आ जाओ, यानी वो औरत उन्हें जंग बुलाना चाहती थी, पता नहीं क्यों। खैर 3 महीने उनका ज़बरदस्ती इलाज चलता रहा और वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई करते रहे और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते गए। बस स्टोरी यहाँ तक थी। आपकी इस तरह की कोई स्टोरी है तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और लाइटें जलाकर सोएं। सब्सक्राइब कर दे चैनल को, लाइक और शेयर कर दे वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।